अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। कफ़स तुबा किरण, केस नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा। नावल स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाउंज में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सब हैरानी से उसे देख रहे थे जो अपना सूटकेस पकड़े उन सब के दरमियान मुजरिम बनी खड़ी थी। आगाजन सख्त निगाहों से स्याह चादर में लिपटी अपनी इकलौती बेटी को देख रहे थे, जो पैदा होते ही उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर गई। इनका दिल अब्रिश को जाता देखकर बेचैनी से हिचकोले खा रहा था, मगर वो चेहरे पर तलखी के तासुरात सजाए अकड़ कर खड़े रहे। खालदा बेगम नाश्ते का काम अधूरा छोड़कर सिर्फ तमाशा देखने की गर्ज से यहाँ आ खड़ी हुई थी। अब्रिश की भीगी आंखें उन्हें इत्मीनान बख्श रही थी। इनके ख्याल में अब्रिश ने हार मान ली थी और यही सोच इन्हें सुकून मुहैया करने में कामयाब हो रही थी। फज़ान अपने तासुरात पर काबू पाने की कोशिश में हलकान होते हुए उसे शिकायती निगाहों से देख रहा था, जबकि ज़मल रोने में मसरूफ़ थी। बाबा, दानिस्ता तौर पर उन्हें आगाजान कहने की बजाय रिश्ते से बुलाते वो चंद कदम का फासला तय करके उनके सामने आई। आगाजान ने उसकी भराई हुई आवाज़ पर मजबूरन उसे देखा, जिसकी आंखों में आंसुओं की चमक वाज़ेह थी। बेटियां सारी उम्र बाप की मोहब्बत से महरूम रहने के बावजूद रुखसती के वक्त उसका शफ़क़त भरा लम्स महसूस करना चाहती हैं। क्या मुझे ये हक़ देंगे? उनके थप्पड़ की शिद्दत अब तक गाल पर महसूस करते उसने लहजे में महरूमी लिए सवाल किया। तो आगा जान ने जानकर थूक निगलते अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कभी तुम पर शफ़क़त नहीं की? जवाब मालूम होने के बावजूद वो अपनी अना बरकरार रखते गुस्से से बोले तो अब्रिश ने चंद आंसू अपने हलक में उंडेलते सर को खफीफ सी हरकत दी। मैं आपको सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती। सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि मुझे एक बार अपने सीने से लगा लें। मेरा दिल अब आपके वजूद का इनकारी होने लगा है। इससे पहले कि मैं अपनी ज़िंदगी से बाप का लफ्ज़ निकाल फेंकूं, मुझे ये एहसास दिला दें कि आप ज़िंदा हैं। प्लीज़ बाबा। किसी के सामने ना रोने वाली अब्रिश अहवाद ने आगा जान का हाथ थामते अपने आंसुओं को बहने की इजाज़त दे दी थी। तुम्हारी इन्हीं फ़ज़ूल बातों की वज़ह से मैं आज तक अपने दिल को तुम्हारे लिए नरम नहीं कर सका। और अगर तुम्हें यतीम बनने का बहुत शौक है तो तुम्हारी मर्ज़ी। मेरे सामने आंसू बहाकर हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी चालाकियों को खूब समझता हूँ। कठोर दिली की इंतहा करते उन्होंने अपना हाथ खींचकर अब्रिश की गिरफ्त से आज़ाद करवाया तो वो कितनी ही देर सकूत किसी कैफियत में खड़ी उन्हें देखती रही। गुज़िश्ता रोज़ तो सिर्फ गाल पर थप्पड़ पड़ा था, मगर आज उसे वो तमाचा अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस हुआ। अगर मुझसे इतनी नफ़रत थी, तो पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया? जब मेरी पैदाइश के वक़्त मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, तो मुझे भी इसके साथ ही क्यों ना दफ़ना दिया? पाल-पोस के इतना बड़ा क्यों किया? इसी वक़्त मार देते तो मुझे आपकी नफ़रत पल-पल मरने पर मजबूर तो ना करती। गले में आंसुओं का गोला अटका तो उसे अपनी आवाज़ किसी गहरे स्याह कुएँ से आती हुई महसूस हुई, जो वीरान होने के साथ-साथ भयानक भी थी। भाईजान, क्या हो गया है आपको? बच्ची की हालत पर तरस खाएँ और अल्लाह से डरें। क़यामत में औलाद के हक़ूक़ के बारे में सवाल होगा। अब्रिश की हालत देखकर नफीसा बेगम का ज़ब्त जवाब दिया तो उन्होंने आगा जान को समझाने की सही की। नहीं फूफो, मुझे इनकी मोहब्बत तरस में नहीं चाहिए। तरस खाकर तो जानवरों पर रहम किया जाता है और मैं जीती जागती इंसान हूँ। आगा जान का सपाट चेहरा देखकर उसने सख्ती से गाल रगड़ते अपने गुस्ताख आंसुओं का नामो निशान तक मिटा दिया, जबकि इसकी तल्ख़ बात पर आगा जान के दिल को कुछ हुआ था। ताईजान, अपना ख़्याल रखिएगा। अगर मुमकिन हुआ तो मुलाज़मा रखवा लीजिएगा। आखिर इस घर और कारोबार की आधी मालिक आप हैं। आगे बढ़ते उसने खालदा बेगम को गले लगाया जो इसकी बात पर साकित हो गई थी। अगर आगा जान ने आपकी हक तलफ़ी की कोशिश की तो मैं डट कर खड़ी हो जाऊँगी। बेफ़िक्र रहिए, ताया ने बहुत मेहनत से कारोबार शुरू किया था। इनसे अलग होते अब्रिश ने आगा जान को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए बुलंद आवाज़ में कहा, तो वो मुँह में कुछ बुड़बुड़ाते अंदर की जानिब चले गए। और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस बार रिज़ल्ट अच्छा ना आया तो मैं बहुत मारूँगी। और रोना तो बंद करो यार, मैं मर तो नहीं रही ना? जमल को फूट-फूट कर रोता देखकर अब्रिश ने उसे सीने से लगाते थपकी दी और एक निगाह पीछे खड़े ग़ज़लान पर डाली जो मुस्तरिब सा खड़ा उसे ही देख रहा था। चलें फूफो। उससे मुखातिब हुए बगैर अब्रिश ने जमल की पेशानी पर बूसा दिया और नफीसा बेगम की तरफ बढ़ी
जो खालदा बेगम से मिलते उनके हमरा लॉन पार करते दरवाजे की तरफ आ गई। अब इस लॉन में रौनक नहीं लगा करेगी। तुम्हारी मुसव्वरी के रंगों ने कई सालों से यहाँ धमाल डाल रखा था। फजलान जो इन्हें टैक्सी में बिठाने आया था अफसरदगी से बोला तो अब्रिश ने सर झुकाते अपने आंसुओं को पलकों की दहलीज पार करने से रोका। यहाँ दिल के वीरान कोने में उदासी धमाल डाले बैठी है और तुम्हें इन रंगों की फिक्र है। खैर, मैं अल्लाह ताला से आगा जान के लिए दुआ करूंगी। अल्लाह हाफिज। नफीसा बेगम की मौजूदगी की वजह से मुख्तसर बात करते वो दरवाजे के पार खड़ी टैक्सी में बैठ गई, जबकि गजलान ने उसका सामान रखवाते ड्राइवर को कराया थमाया। इस घर से मुझे इतनी ही मोहब्बत है जितनी किसी परिंदे को अपने घोंसले से होती है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। शायद इससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए, जो बेवफाई का बोझ बर्दाश्त करते करते नींव मुर्दा हो चुका है। शीशे के पार खड़े गजलान को देखते उसने बेबसी से सोचा और फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज पर सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। तेजी से कलम चलाते उसने करतास पर चंद अल्फाज लिखे। नीली स्याही से लिखी गई मुख्तसर तहरीर उसके जज्बात की अक्कासी के लिए नाकाफी थी, मगर इसी पर इक्तफा करते उसने एक गहरा सांस लिया और कागज को लपेटकर खुर्शीद की तरफ बढ़ा दिया। अरे बाबू, अब तुम्हें खत लिखने की क्या जरूरत थी? कहीं तुमने भागने का इरादा मुलतवी तो नहीं कर दिया? खुर्शीद ने कागज को खोलते हुए सवाल किया तो जुरेज ने इसके हाथ पर थप्पड़ मारा। ये मेरी अमानत है और इसे पढ़ने की कोशिश मत करो। और भागने का इरादा मुलतवी नहीं किया, लेकिन अभी घर वालों की तसल्ली के लिए ये खत जरूरी है। इसके पीछे पता लिखा है तो डाक के जरिए पहुंचा देना। उसने कहते हुए कॉपी बंद करके नीचे रखी तो खुर्शीद बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने खत में अपनी सही किसी सहेली से रोमानवी बातें लिखी हैं। वैसे मुझे तुम पर शक हो रहा है। ये खत वाकई तुम्हारी माँ के नाम है या तुम्हारी माँ के नाम ही है ना? खुर्शीद ने खत लिखते हुए उसकी बेतरतीब धड़कनें सुनी थी, तभी मामले की तह तक पहुंचने के लिए सवाल करने लगा। नहीं, मेरी बीवी का नाम है और अब मजीद कुछ मत पूछना। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। खुर्शीद की तेज तबीयत के बायस उसने रात से पर्दा उठाते उसे मजीद सवाल करने से रोका, तो खुर्शीद एक झटके से खड़ा हुआ गया। क्या? तुम शादीशुदा हो? झूठे आदमी! अभी तक तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। जुरेज की बात पर हैरत और नाराजगी का इजहार करते खुर्शीद ने उसे पीछे से दबोचा तो वो फकत मुस्कुरा दिया। छोड़ो, मेरा सांस बंद हो रहा है। फिर उसे पीछे धकेलते जुरेज ने ख्वाह नजरें चुराई तो खुर्शीद ने उसकी पेट में मुक्का मारा। अल्लाह! दर्द से चीखते जुरेज ने अपना पेट पकड़ा, लेकिन तब तक खुर्शीद उसे दो चार मुक्के मजीद मार चुका था। ये गुंडागर्दी बाद में दिखा लेना यार। बस करो, मुझे वाकई दर्द हो रहा है। खुर्शीद के प्यार का अंदाज देखकर उसने खड़े होते खुद को इसके चुंगल से बचाया तो खुर्शीद ने आगे बढ़ते उसे गले लगा लिया। मुबारक हो बाबू, तुमने तो आज मुझे खुश कर दिया। अब सच सच बताओ, कितने बच्चे हैं? उसे मुबारकबाद देते खुर्शीद ने अगला सवाल दागा तो वो इस गैर मुतवक्का सवाल पर उलझकर उसे देखकर रह गया। फजूल मत बोला करो और अब कुछ मत कहना। ये खत मैंने अपनी बीवी के नाम लिखा है। अगर ये उस तक पहुंच गया तो मेरी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी और मुझे यकीन है कि इस वक्त वो अपने घर में होगी, इसलिए मैंने इस घर के यानी इसके मेके का पता लिखा है। संजीदगी से तफसील बताते जुरेज ने कूलर से थोड़ा सा पानी ग्लास में डाला और खिड़की से बाहर फेंकते उसे खंगाल लिया। अभी देखना, कोई सिपाही चीखता छिंगाड़ता यहाँ आएगा कि जुरेज जासिम, तुमने बाहर पानी क्यों गिरा दिया? चलो, तुम्हारी पेशी आई है। क्या जिंदगी है यार। अपनी हरकत पर खुद ही बिना वजह हंसते उसने पानी डालकर खड़े खड़े ही चंद घूंट भरे भरे थे और फिर अपने सामान को टटोलने लगा ताकि साफ कपड़े निकालकर नहाने जा सके। सुनो, खुर्शीद ने उसकी पुश्त देखते हुए पुकारा। हाँ? वो अपने काम में मशगूल ज़हनी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बीवी ने 1 साल तुम्हारा इंतज़ार किया होगा? क्या तुम ये वसूख से कह सकते हो कि उसने तुम्हें मुर्दा समझकर कहीं और शादी तो नहीं की होगी? अपने दिमाग में आते सवालों को ज़बान देते उसने जुरेज को पलटने पर मजबूर कर दिया। चौंक कर पीछे देखते जुरेज की आंखों में गुस्सा उतरा। वो मुर्दा क्यों समझेगी मुझे? निकाह के रिश्ते में जज्बात जन्म ना ले, तब भी मुकाबिल की नफ्स की रफ्तार का पता चलता रहता है और मुझे यकीन है कि वो भी अपने अंदर मेरी धड़कनों की आवाज़ सुनती होगी। कामिल यकीन से कहते वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। इसके इस अंदाज पर बाहर से गुजरती हवा ने भी खिड़की में झांकते इसका अक्स देखा था, तो न जाने यकीन के किस दर्जे पर तख्त सजाए हुए बैठा था।
झूठ मत बोलो कि तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई जज़्बात नहीं। खत लिखते हुए तुम्हारी हालत मैंने महसूस की थी और तुम्हारे दिल में ये यकीन भी मोहब्बत की वजह से ही है। खुर्शीद उठकर इसके पास घुटनों के बल बैठा तो जुरेज ने उसकी बात पर तवज्जो देने की बजाय अपनी शर्ट खोलकर देखी, जिसका रंग बार-बार धुलने की वजह से उड़ चुका था। बोलो ना। उसके एतराज़ बरतने पर खुर्शीद ने इसका बाजू पकड़ा तो अब की बार वो चीख उठा। यार पीछे रहो ना, बार-बार चिमट क्यों जाते हो? एकदम गुस्सा होते उसने अपना बाजू पकड़ा तो खुर्शीद उसके शदीद रद्द-ए-अमल पर परेशान हो गया। क्या हुआ है? दिखाओ। इसके चेहरे पर दर्द के आसार देखते खुर्शीद ने ज़बरदस्ती इसका बाजू पकड़ते आस्तीन ऊपर की तो बाजू पर जलने का निशान देखकर हैरान और शर्मसार रह गया। वो ऐसा निशान था जैसे उसकी सफ़ेद जिल्द पर किसी ने सरिये को गर्म करके अंदर तक धँसा दिया हो। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो। बाजू खींचते उसने नज़रें चुराने की कोशिश की। ये हर रोज़ तुम्हें कहाँ लेकर जाते हैं जुरैज़? इस जेल में सिर्फ़ तुम्हें ही बार-बार क्यों पेशी के लिए बुलाया जाता है? ये लोग तुम पर तशद्दुद करते हैं? इसका जला बाजू देखकर खुर्शीद को शदीद झटका लगा था तभी वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। सुरेश, यहाँ तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं है। तुम इनकी शिकायत करो बल्कि मैं खुद इनसे निपटूँगा। ये सब करने की इजाज़त किसने दी है इन्हें? खुर्शीद की हैरानी ने गुस्से का रूप धारा। हुँ, बेगुनाह को कैद करने की इजाज़त है, लेकिन मारने-पीटने की नहीं। तुम भी कमाल करते हो यार। और जिसने मुझे यहाँ ये कैद करवाया है, वही ये सब करवा रहा है। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं अपनी एक-एक अज़ियत का बदला लूँगा। किसी को नहीं छोड़ूँगा। खोखला सा हँसते हुए उसने खुर्शीद का गुस्सा कम करना चाहा जो तेड़ से अब कमरे में चक्कर लगाने लगा था। वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है? अगर ताकतवर होता तो मुझे कैद क्यों करवाता? उसे मुझसे खतरा है, तभी तो मुझ पर तशद्दुद करवाकर मुझे यहीं ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन मैं भी ज़रूर चासिम हूँ, देखता हूँ कि वो कब तक मुझसे बच सकता है। कहते हुए उसकी आंखों में सुर्खी फैली, तो उसने अपने बालों को माथे से हटाते पसीना साफ किया। वो समझता है कि मैं कमज़ोर हूँ। अरे भई अगर किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करवा के ये अफ़वाह फैला दी जाए कि वो उड़ नहीं सकता, तो इसमें परिंदे का क्या कसूर है? वो अभी मज़ीद भी कुछ कहने लगा था जब एक सिपाही ने ज़ोर से दरवाज़े से झाँकते हुए उसे पुकारा। ज़ुरैज़ जासिम, तुम्हें सर बुला रहे हैं, जल्दी चलो। सिपाही ने कहा तो खुर्शीद ने फ़िक्रमंदी से उसे देखा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। आज के नए इंकशाफ के बाद वो इसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था। दुआ करो, मैं आता हूँ। हाँ भई चलो और कभी मुँह से साबुन से मुँह भी धो लिया करो। खुर्शीद को दुआ का कहते वो सिपाही से मुखातिब होते उसके आगे चलने लगा। जबकि इसके पैरों तले बिछा फर्श उसकी बेबसी पर आहें भरता, उसे जाने से रोक लेना चाहता था। मगर जुरैज उसे थपकते हुए उस एक कमरे की तरफ जा रहा था जो किसी काल कोठरी से भी ज़्यादा भयानक था। मार्बल के फर्श पर किसी के गिरने की आवाज़ ने शोर पैदा किया तो सजावल अपना फ़ोन बंद करते सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते वो चंद लम्हों के लिए अपने होशो-हवास खो बैठा था। फर्श पर गिरे 6 साला बच्चे की रोने की आवाज़ें उसे किसी गहरी दलदल में घसीट रही थीं। अहमद, कैसे गिर गए बेटा? ध्यान से खला खेला करो ना। अपने इकलौते बेटे को उठाकर सीने से लगाकर उसने प्यार किया, लेकिन अहमद के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई। घुंघराले बाल, सफ़ेद रंगत, सब्ज़ आँखें और छोटे गुलाबी होंठों वाला वो बच्चा उसकी कुल कायनात था, जिसको तकलीफ़ पहुँचने पर वो हमेशा यूँ ही बौखला जाया करता था। डैड, अपने नन्हे बाजुओं को उसकी गर्दन में हमायल करते अहमद ने सिसकारी ली तो सजावल उसे उठाते हुए बाहर लॉन में आ गया। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। मर्द तो बहादुर होते हैं ना, इतनी छोटी-छोटी बातों पर रोते नहीं हैं। उसे बहलाते हुए वो खुली फिज़ा में गहरे-गहरे साँस लेने लगा, जो अहमद को गिरा देखकर अटक सा गया था। मुझे मम्मी के पास जाना है। स्कूल में सारे बच्चे अपनी मम्मी के साथ रहते हैं और मैं आँखों में आँसू लिए उसने सजावल से वही बात की जो वो पिछले 1 महीने से दोहरा रहा था। मम्मी बाहर काम करती है ना बेटा और मैं आपको गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ भेज दूँगा। फिर आप अपनी मम्मी के साथ बहुत सारी बातें करना। उसके मासूम चेहरे से आंसू साफ करते सजावल ने उसे ख्वाब दिखाए। मुझे अभी मम्मी से बात करनी है, ज़िद्दी अंदाज में कहते अहमद ने उसके हाथ में थामा फ़ोन खींचा तो सजावल ने उससे फ़ोन लेते अपनी बीवी का नंबर मिलाया। हेलो आइला, ये अहमद से बात करो, बहुत शदीद रो रहा है। वीडियो कॉल मिलाते उसने सामने बैठी हसीन लड़की को देखा, जो फ़ोन अटेंड करने के बाद अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। क्या हुआ है इसे?
मुझे अभी एक ज़रूरी काम से जाना है, वरना मैं ज़रूर बात करती। बेटे की रोती सूरत नज़रअंदाज करते उसने अपने स्कर्ट को टाँगों से नीचे करने की कोशिश की, जो ऊपर उठते सजावल को गुस्सा दिला रहा था। ये किस किस्म का ड्रेस है और इस तरह के बेहुदा कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? उसके बगैर बाजुओं की सुर्ख शॉर्ट स्कर्ट को देखते सजावल भी अहमद को भूलकर इस पर भिड़का। फॉर गॉड सेक हनी, अब तो मुझे लेक्चर मत दो। और पार्टी के ओनर ने मुझे ये ड्रेस तोहफे में दिया है, तो मैं उसे इनकार करके बिना बना बनाया खेल बिगाड़ नहीं सकती। हठधर्मी से कहते हुए आयला ने अपने होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक की तय सजाई तो सजावल अहमद को मुलाजिम के स्पुर्द करते उठा और लॉन्च में आ गया। पार्टी ओनर ने क्यों ड्रेस दिया है? तुम वहां क्या कर रही हो? आयला की पुरानी खसलतों को सोचते उसने तकरीबन चिल्लाते हुए पूछा तो वो आईने से निगाह हटाते उसे सख्ती से देखने लगी। अपनी आवाज नीचे रखो। और मैं वहां सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि ड्रग्स स्मगलिंग में वो आदमी हमारी मदद करे। शायद तुम जानते नहीं कि वो कितना असर और रसूख वाला है। अगर एक बार वो मेरे चुंगल में फंस गया तो फिर। अभी वो मजीद कुछ कह रही थी जब सजावल ने चीखते हुए उसकी बात काटी। बकवास बंद करो और तुम कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हें वहां इसलिए नहीं छोड़ कर आया कि तुम अपनी मनमानियां करो। औरत में हया ना हो तो लानत है ऐसी औरत पर। अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत के बेबाक अंदाज पर वो अपने होशो हवास खो बैठा था। आयला इसकी बात पर इस्तेहज़ाइया हंसी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम बहुत बाहया हो। भूल गई कि शादी से पहले मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए कितना तरसा करते थे। आयला ने मकारी से उसकी दुखती रग पर हाथ रखा तो सजावल के चेहरे के तासुरात एकदम बदले। आंखें गुस्से से सुर्ख और चेहरा आग की मानन दहकने लगा था। शट अप, जस्ट शट अप। आज के बाद ये बकवास की तो मैं तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। उसे गालियां बकते सजावल ने फोन बंद करते फर्श पर पटका तो दरवाजे से टेक लगा अहमद ने अपने मुंह पर हाथ रखा। डैड, आप मम्मी को डांट क्यों रहे थे? सिर्फ सजावल के चिल्लाने की आवाजें सुनकर अहमद ने मासूमियत से पूछा तो उसने पलटकर उसे देखा। मैं डांट नहीं रहा था, सिर्फ समझा रहा था। लेकिन आपकी मम्मी को इतनी आसानी से समझ नहीं आती, इसलिए मुझे इसका कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। गुस्से से जबड़ा बंद किए वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। फिर वो मेरे पास आ जाएंगी? अपने मासूम जहन के मुताबिक अहमद ने सजावल की डांट को अपने हक में समझा तो वो सर को इस बात में हिलाते बुलंद आवाज में मुलाजिम को बुलाने लगा। अनवर, अनवर कहाँ मर गए हो? तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता? उठाओ इसे और जाकर कमरे में सुला दो। उधेड़ उमर मुलाजिम पर आयला का सारा गुस्सा उतारते वो अहमद को नजरअंदाज करते तेजी से बाहर निकल गया। अपने वजूद को आईने में देखते उसने एक मायनी खेज मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। सब आंखें अपने अंदर कई राज दफनाए मुस्कुरा रही थी, जबकि होंठों पर लगी सुर्ख रंग की लिपस्टिक उसे मामूल से ज्यादा दिलकश दिखाते मगरूर कर रही थी। समझता है कि मुझसे शादी करके मुझे अपने इशारों पर नचा सकता है, लेकिन मैं उसकी खुशफहमी को खाक में मिलाकर ही दम लूंगी। उसने गर्दन अकड़ाते अपने फोन पर किसी का नंबर डायल किया। जी मिस्टर हसन, मैं आ रही हूँ, लेकिन आपको अपना वादा याद है ना? राब्ता बहाल होते ही शीरें लहजे में कहते वो मुकाबले के जज्बात को उभारने का सबब बनी। आपसे किया वादा कैसे भूल सकता हूँ? आखिर इतनी खूबसूरत औरत के मैसर आने पर भारी कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी, और आपके लिए तो जान भी हाजिर है। दूसरी तरफ से भी नशे में डूबी आवाज सुनाई दी तो उसका कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। बहुत समझदार हैं आप। चलें, कुछ देर सब्र करें। मैं बस घर से निकलने वाली हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद किया और सोफे पर बैठते अपने सैंडल पहनने लगी। मैंने आज तक मर्द से ज़्यादा बेवकूफ़ मखलूक नहीं देखी। तंज़िया लहजे में कहती वो खुद से मुखातिब थी। बेचारा सुरेश, मेरी खूबसूरती की कीमत नहीं जान सका था। तभी जेल में कैद इस खूबरू नौजवान को याद करते उसने दोबारा कहकहा लगाया और बेड से अपना पर्स उठाते कमरे से निकल गई। जबकि 2 कमरों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत घर उसकी बातों को अपनी दीवारों पर कंधा करते महज़ अफ़सोस करता रह गया। कमरे में इसकी सिसकियाँ गूंजी तो ग़ज़लान ने बेबसी से उससे देखा जो पिछले 2 घंटों से मुसलसल रो रही थी। बेड पर बैठे दुनिया जहान से बेखबर अब रिश्क के जाने का गम मनाते वो कोई छोटी बच्ची लग रही थी जिससे उसकी माँ जुदा हो गई हो। ज़िमल यार, अब रोना बंद करो। तुम्हें देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे रोक नहीं पाया। बहन की तकलीफ पर परेशान होते वो सोफे से उठते उसके पास बैठा तो जमल ने अपनी सुर्ख नाक रगड़ते नाराजगी से उसे देखा। फूफो बहुत बुरी हैं, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
सबको पता है कि मैं अब्रश आपी के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन किसी को मेरा एहसास नहीं। ना पप्पू को, ना अब्रश आपी को और ना आपको। गुस्से से कहते इन सबको कसूरवार ठहराया। ग़ज़ान का क्या कसूर है? ये तो सास-बहू की मिली-भगत है। और अल्लाह माफ़ करे, आज अब्रिश का ड्रामा देखकर मुझे तो यकीन हो गया कि इसका बाप इससे नफ़रत क्यों करता है। ग़ज़ान के जवाब देने से पहले ख़ालदा बेगम ने कमरे में दाख़िल होते ही कानों को हाथ लगाए तो ज़मल रोना भूल गई। वो ड्रामा नहीं कर रही थी और अगर इनकी जगह मैं होती तब भी आप यही कहती। प्लीज़ अम्मी, इनका कुछ तो एहसास कर लिया करें। चिढ़कर कहते ज़मल ने ख़ालदा बेगम को हैरान कर दिया। अल्लाह उसे गारत करे, वो नाफरमान जाते-जाते अपनी लंबी ज़बान तुम्हें दे गई है। उठकर पढ़ाई करो वरना एक थप्पड़ लगाकर तीर की तरह सीधा कर दूँगी। और तुम भी उस बुड्ढे के साथ दफ्तर जाया करो ताकि जल्द से जल्द काम सीख जाओ। इसके मरने के बाद सब कुछ तुम्हें ही सँभालना है। ख़ालदा बेगम ने ज़मल को डाँटते हुए ग़ज़लान को भी बातें सुनाई तो वो उनकी नफ़रत भरे लहजे पर कुछ भी कहे बना पैर पटकते कमरे से निकल गया। और इस बार अगर तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा ना आया ना, तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगी। रशीदा ने मुझे 2-4 रिश्ते बताए हैं। जैसे ही मुझे कोई रिश्ता मुनासिब लगा, मैं तुम्हें रुख़सत कर दूँगी। ज़मल को धमकी देते वो चली गई, जबकि शादी की बात पर ज़मल का दिल होलने लगा। शादी? बेतवज्जही से सोचते हुए उसने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और तेज़ी से किसी का नंबर मिलाने लगी। गाड़ी के पहियों ने स्याह तारकोल से तामीरशुदा सड़क का साथ छोड़ते ही एक तंग और टूटी हुई गली में मुड़ते हुए अब्रश के दिल को बेचैनी की इंतहा पर पहुंचा दिया। मुस्तरिब निगाहों से वो खिड़की के दूसरे पार बसे इन छोटे से मोहल्ले को देख रही थी। कभी दुकानों और घरों की दीवारों पर लगे इश्तेहारात इसकी तवज्जो खींचते, तो कभी दुकानों पर किसी खुद खातून को दुकानदार से बहस करते देखकर वो बदमज़ा हो जाती। कतार में बने छोटे और सादा घर अपने मकीनों की सफ़ेद पोशी का मुंह बोलता सबूत थे, जबकि गली में जगह-जगह खड़ा पानी कीचड़ में बदलकर राहगीरों को मुसीबत में डाले हुए था। परेशान ना हो बेटा, ज़ुरैज़ ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारे लिए किसी साफ इलाके में घर बनवाएगा, इसलिए बेफ़िक्र रहो, तुम्हें यहाँ हमेशा नहीं रहना पड़ेगा। उसके ख़यालात को पढ़ते नफ़ीसा बेगम ने तसल्ली दी तो वो शर्मिंदगी से फ़कत मुस्कुरा दी। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे रोज़ यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से कितने घंटे पहले निकलना पड़ेगा। अपनी असल परेशानी बताते वो अपनी घड़ी पर दौड़ती सुइयों को देखने लगी। इन्हें यहाँ आने में तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। इस मसले का भी कोई हल निकाल लेंगे। वो देखो, घर आ गया। गाड़ी गली के सबसे आखिरी घर के सामने रुकी तो अब्रश ने बाहर देखा। बाकी घरों के मुकाबले में ये घर ना सिर्फ वसी था बल्कि साफ-सुथरा भी था। सफ़ेद दरवाजे पर निगाह डालते चंद फूली बसरी यादों ने उसके ज़हन का ताक़ुब किया। जब 1 साल पहले वो सुरेश के हमरा इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। उस रोज़ भी वो अपने दिल पर जबर करके यहाँ आई थी और आज भी वो अपनी मर्ज़ी के खिलाफ इस दहलीज़ को पार करने लगी थी। चलो बेटा। नफीसा बेगम ने उसे ख़यालात की दुनिया से निकाला तो वो अपने हवास पर काबू पाते गाड़ी से उतरी। ड्राइवर ने सामान निकालकर उसके सामने रख दिया। नफीसा पुप्पो ने अपने पर्स से चाबी निकालकर ताले में धंसाई तो उसने खुलते हुए अब्रिश की धड़कनों को भी बेतरतीब कर दिया। आ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। नफीसा बेगम अंदर दाखिल हुई तो उसे वहीं खड़े देखकर मान से कहा, पुप्पो, मुझे घर वापस जाना है प्लीज़। दिल में अजीब सी घबराहट महसूस करते उसने अंदर जाने की बजाय मिन्नत तलब लहजे में गोया फरियाद की थी। नफीसा बेगम ने ताज्जुब से उसकी जर्द रंगत को देखा और उसके करीब आई। तुम घबरा क्यों रही हो? उनके लहजे में तशवीश थी। जिस दहलीज से इंसान को एक बार जख्मी रूह करके धुतकार कर बाहर निकाला गया हो, वहां दोबारा दाखिल होने के लिए उसे अपने पुराने जख्मों को कुरेदना पड़ता है और ये इंतहाई तकलीफ दे है फूफो। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कह रही है। वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी, उल्टे कदम वापस लौट जाना चाहती थी, ऐसे कि फिर उसे जिंदगी भर यहाँ ना लौटना पड़े। तुम्हें यहाँ से कब धुतकारा गया? होश में तो हो? बाहर से गुजरती दो औरतों ने अब्रिश के अल्फाज सुनते अपने कदम रोके तो नफीसा बेगम ने सख्त लहजे में पूछने के साथ उसे बाजू से पकड़कर हिलाया भी था। अरे नफीसा बहन, ये तुम्हारी बहू है ना, जिसे तुम 1 साल पहले अपनी जुर्रेज के लिए लाई थी? एक औरत ने अपना दुपट्टा ठीक करते टोल लेने की खातिर सवाल किया तो नफीसा पुप्पम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जी, ये मेरी बहू है, अभी इसे लेकर आई हूँ, लेकिन इसे छोटे घरों में रहने की आदत नहीं, इसलिए अंदर जाने से घबरा रही है। अब्रिश की गैर मुतवक्को हरकत पर मोहल्ले वालों के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने बात संभाली। अच्छा अच्छा, चलो बेटा अंदर जाओ, शाबाश। देखो तुम्हारी पप्पू कितनी परेशान हो रही हैं। उस खातून ने अब्रिश के कंधे पर हाथ रखते दोस्ताना अंदाज में कहा तो अब्रिश ने धुंधलाती निगाहों से उसे देखा।
پھر اپنے سوٹ کیٹ گھسیٹتے دروازہ پار کرتے اندر داخل ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں تلے بچھی زمین اس کے قدم زنجیروں سے جکڑنے لگی ہے، جیسے سر پر پھیلا آسمان اس کی حالت پر کہکہا لگا رہا ہے۔ کوئی اس کی اندرونی کیفیت کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ کسی کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا تھا کہ وہ گھر اس کے لیے کسی دلدل کی مانند ہے جس میں وہ دھستے ہوئے اپنی چیخوں کی آواز بھی نہیں سن رہی تھی؟ دروازے سے صحن تک کا سفر کانٹوں پر طے کرتے ہی اس نے ایک طرف کھڑی گاڑی پر نظر ڈالی، پھر بھاری قدموں سے بمشکل چلتے وہ اندر بنے برآمدے میں داخل ہوئی، جسے جالی کے دروازے کے ذریعے صحن سے الگ کر دیا گیا تھا۔ دروازے کے قریب گلدان میں سجے پھول بھی آج اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ حد ہے ابرش، مجھے تم سے اس بے وقوفانہ حرکت کی امید نہیں تھی۔ خواہ مخواہ گلی میں تماشا لگا دیا۔ اب یہ عورتیں پورے محلے میں یہ بات مشہور کر دیں کہ میں تمہیں زبردستی یہاں لائی ہوں۔ نفیسہ بیگم نے اس کے پیچھے آتے ڈانٹ پلائی تو اس کے قدم جامد ہوئے۔ معافی چاہتی ہوں۔ اپنے اندر توڑتی بے چینی کو چھپاتے اس نے معافی مانگی اور اس کمرے کو دیکھنے لگی جہاں اسے دلہن بنا کر بٹھایا گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری پریشانی سمجھ رہی ہوں، لیکن ابرش کے معافی مانگنے پر ان کا غصہ کم تو ہوا اور انہوں نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا، مگر ابرش نے نفی میں سر ہلاتی ان کی بات کاٹ دی۔ آپ نہیں سمجھ رہی، لیکن خیر، میں اپنا سامان کہاں رکھوں؟ بدل ہوتے اس نے اپنی تکلیف سرد لہجے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر ماری۔ اس کمرے میں آ جاؤ، یہ تمہارا اور سریش کا کمرہ ہے اور سامان میں سیٹ کروا دوں گی۔ تم کچھ دیر آرام کر لو۔ اسے زریز کا کمرہ دکھاتے انہوں نے نصیحت کی تو وہ سست روی سے چلتی اندر داخل ہوئی، جس کی ہر شے اسے اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ نہیں، میں اپنے کام خود کرنے کی عادی ہوں، عام سے لہجے میں کہتے اس نے دیوار پر آویزہ تصویر پر نگاہ ڈالی جس میں وہ شخص کھڑا مسکرا رہا تھا جو اب اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کیوں منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی آرام کر لو، میں کھانے کے وقت میں جگا دوں گی۔ اس کا دو ٹوک انداز محسوس کرتے نفیسہ بیگم نے مزید کچھ کہنے کی بجائے اسے اکیلا چھوڑنا مناسب سمجھا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر چلی گئی، جبکہ ابرش نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کی بڑھتی رفتار کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ اسے یاد تھا جب وہ 1 سال پہلے اس سیج پر اپنے بے جان دل سمیت بیٹھی تھی تو زریز نے اس کی بے رخی پر سوال کیا تھا۔ وہ اسی جگہ تو کھڑا تھا جہاں وہ اس وقت کھڑی تھی۔ یکدم اپنے پیروں کو دیکھتے وہ پیچھے ہٹی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے خوش کہنے کی بجائے ٹھیک کا لفظ استعمال کرتے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اسے آج بھی اپنے ہونٹوں کی وہ لرزش یاد تھی جب وہ زریز کو دیکھنے کی بجائے اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈبی کو دیکھتے اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ یہ امی نے دی تھی۔ اسے زریز کا لہجہ اس سے بھی زیادہ اسپاٹ لگا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ انگوٹھی کی وہ ڈبی اس نے کتنی بے توجہی سے اس کی طرف بڑھائی تھی، اور ابرش نے ہاتھ بڑھا کر لینے کی زحمت کرنے کی بجائے فقط اس پر پرکشش چہرے کو دیکھا۔ اتنی سرد مہری سے اگر کوئی مجھے میری زندگی کی سب سے اہم چیز دے تو میں اس کو لینے سے بھی انکار کر دوں۔ اس نے مجھ پر احسان کرنے کی بجائے یہ اپنی امی کو واپس کر دیں۔ اپنے خوابوں کی تعبیر نہ ملنے پر وہ بے حد رنجیدہ تھی۔ 18 سال کی عمر سے غزلان کے خواب آنکھوں میں سجاتے سجاتے آج جب وہ زریز حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا تو وہ ہر چیز تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ ہاں، شاید وہ اس کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اور وہ اہم چیز کیا ہے؟ اس کے لہجے میں چھپے سوال آج بھی ابرش کو یاد تھے۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے اس سے اس کی اہم چیز کا سوال کر رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ غزلان علی تھا؟ وہ کیسے اپنے شوہر سے اپنی پہلی محبت کا ذکر کرتی؟ کئی آنسو اس کی حلق میں اٹکے تھے اور کئی پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں میں بکھر گئے تھے۔ آپ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو لا دوں گا، لیکن پلیز رونا تو بند کریں۔ اور وہ اس کے آنسوں پر یکدم گھبرا کر اس کے پاس بیٹھا تو اسے اچھوت سمجھ کر فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ دور رہیں آپ مجھ سے، وہ آنسوں کے درمیان اس پر چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ریلیکس ہو جائیں۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں یہ شادی ہم دونوں کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، لیکن میں آپ کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابرش کو یاد تھا کہ وہ شخص اس کی حالت پر کتنا گھبرا گیا تھا، پھر اسی گھبراہٹ میں وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور آج تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ بے سد ہو کر بیڈ پر بیٹھتے ماضی پوری شدت سے اس کے ذہن کے خانوں میں ٹکرایا تو اس نے اپنا سر تھام لیا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود اس کمرے سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو اس روز اسے زریز کے اپنے قریب بیٹھنے پر محسوس ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی ہے، لیکن کہاں؟
दमाग दिमाग की शरेआनी फटने के करीब हुई तो उसने बेड पर लेटते हुए तकिया अपने सर पर रख लिया कि शायद इससे कुछ सुकून मिल सके, मगर बेचैनी इसकी रूह में सराहियत करते उसे यहाँ से भाग जाने की तलकीन कर रही थी। हाँ जमल, जल्दी बोलो, मैं एक बहुत ज़रूरी काम में फंसा हुआ हूँ। उसकी बैल ही बैल पर कॉल उठाते हमजा ने मसरूफ से अंदाज में उसे जल्दी बोलने का कहा तो उसके रोने में मजीद तेजी आ गई। वो बचपन से इसके घर के साथ मौजूद किराए के घर में रह रहा था और वो अपनी हर बात उसके घर जाकर बेधड़क उससे कह दिया करती थी, मगर अब वो ये मोहल्ला छोड़कर इतनी दूर जा बसा था कि उसके राब्ते के लिए जमल को फ़ोन का सहारा लेना पड़े और इसका मसरूफ अंदाज उसे मजीद दुखी कर गया था। हमजा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अब्रिश आपी हमें छोड़कर चली गई हैं और अम्मी ने मुझे धमकी दी है। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा ना आया तो वो मेरी शादी कर देंगी। मासूम से लहजे में कुछ कहते उसने सारी रुदाद उसे सुनाई जो अपने लैपटॉप को गोद में रखे कोई ज़रूरी काम कर रहा था। क्या? अब्रिश आपी को क्या हुआ था? इतनी अचानक, मतलब कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी यार। उसकी बात का उल्टा मतलब देते हमजा के लहजे में हैरानी से ज़्यादा गम भरा था। वो फूफो के साथ उनके घर चली गई हैं और मुझसे इनके बगैर नहीं रहा जाता। तुम्हें तो पता है ना? दुख में हमजा की बात समझे बगैर उसने वजाहत देते अपने आंसू साफ किए। उफ टफ़र, मैं तो कुछ और ही समझा था और ये रो रो को क्यों मेरे कान फाड़ रही हो? चुप करो और खुश हो जाओ, अभी मैं तुम्हारी असाइनमेंट ही कर रहा था। कसम से बहुत मुश्किल है। उसे डांटते हमजा ने एक थकन भरा सांस खारिज किया। मुझे बहुत दुख हो रहा है और अगर अम्मी ने मेरी शादी कर दी तो क्या होगा? मुझे तो अब्रिश आपी की हालत देखकर शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई है। ज़हन में बैठे खौफ को ज़बान पर लाते उसने अपना दिल अपने सबसे अच्छे दोस्त के सामने हल्का किया। ऐसा कुछ नहीं होगा, कम अक्ल लोगों की शादी इतनी जल्दी नहीं होती। इसका मूड ठीक करने के लिए हमजा ने उसे छेड़ा तो वो रोना भूलकर उस पर बरस पड़ी। भाड़ में जाओ, खुद होगे तुम कम अक्ल। मुझे तुम्हें फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था। ग़ज़्ज़ान भाई सही कहते हैं कि मैं तुमसे दूर रहूँ। गुस्से से कहते उसने फ़ोन बंद करना चाहा। ठीक है, फिर मैंने 15 सफ़ात की जो असाइनमेंट बनाई हुई है वो डिलीट कर देता हूँ। दूसरी तरफ से धमकियाँ में इस लहजे में कहा गया तो वो मुँह बसूर कर रह गई। अगर तुमने असाइनमेंट डिलीट की तो मैं तुम्हारी सारी शिकायतें भाई से कर दूँगी। वो भी ज़िम्मे अली थी, बहस में भला कहाँ पीछे रह सकती थी। यार ना करो, कल भी मुझे उनके सामने अच्छी खासी शर्मिंदगी हुई थी। मतलब बचपन से मैं तुम्हारे घर में आता-जाता रहता हूँ, लेकिन कल भाई ने मुझे अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया। मैंने इसलिए फिर तुम्हें कभी मैसेज भी नहीं किया कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। हमज़ा ने कल की बात दोहराते उसे ग़ज़्ज़ान को शिकायत लगाने से मना किया। हाँ, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और इनकी बात भी ठीक थी, लेकिन मैंने नहीं समझा सकती कि मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहने होता। मतलब बेस्ट फ्रेंड के बगैर कौन रह सकता है यार? अपने दिमाग की कशमकश पर काबू पाते ज़मल ने दिल की बात की तो हमज़ा का कहकहा बुलंद हुआ। चलो शुक्र है, तुमने मुझे बेस्ट फ्रेंड तो माना और तुम भी ये मत समझना कि उस दिन मैंने तुम्हें दिल से बहन कहा था। आखिरी जुमले में बहुत कुछ जताते उसने ज़मल को बाराबर करवाना चाहा। क्या मतलब? उसे वाक़ई समझ नहीं आई थी। काम की बात तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आती और अभी मैं तुम्हें कुछ समझाना भी नहीं चाहता, इसलिए सुकून से सो जाओ। उसकी कम अक्ली पर मातम करते हमज़ा ने उसके साथ दिमाग खपाने की बजाय उसे सोने की ताकीद की, तो उसने ओके कहते फ़ोन बंद कर दिया। हद है, अब इसको मैं लव लेटर लिखूँ तो इसे समझ आएगी। दूसरी तरफ हमज़ा ने बदमज़ा होते फ़ोन बेड पर रखते अपनी तवज्जो लैपटॉप की स्क्रीन पर मरकूज़ कर ली। वो एक तारीक कमरा था, जिसके चारों तरफ पक्की दीवारें सीना तानी खड़ी थीं। सामने की दीवार में एक सब्ज़ रंग का छोटा दरवाज़ा था, जिसे दाखिल होने के लिए इंसान सर झुकाने पर मजबूर हो जाता। अंदर से कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक कुर्सी के जिस पर जुरैज जासिम को बिठाया गया था। इसके लंबे बाल माथे पर बिखरे आंखों को ढांप रहे थे जब 2 सिपाहियों ने उसे बाजुओं से कुर्सी के पीछे करते कुर्सी से मजबूत बांध दिया। चल बोल, अब तो सजावल से बदला लेगा, जल्दी बोल। सामने खड़े एक सेहतमंद पुलिस ऑफिसर ने बाल खींचते हुए उसका चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में खून उतरने लगा। बदला, ये लफ्ज़ बहुत छोटा है, मैं तो इस पर कयामत बर्पा कर दूंगा और कयामत भी ऐसे कि जिसके बाद जहन्नम के सिवा इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। लाल आंखों और दहकते चेहरे से गोया आग बरस रही थी। उसके लहजे में मौजूद जुनून को देखकर पुलिस ऑफिसर ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तो फिर तू उधर ही दफन होने की तैयारी कर ले। मैं तुझ पर ऐसा केस दायर करूंगा कि सरकार भी हक्का बक्का रह जाएगी। उसके बेखौफ अंदाज पर तिलमिलाते अफसर गुस्से से थाड़ा तो उसने थूक निकला। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
वो सजावल शाह जिस कदर बुज़दिल है, तुम लोग भी उतने ही बेवकूफ़ और डरपोक हो। उस वक़्त से डरो जब मैं यहाँ से आज़ाद होकर तुम सबका खून अपने हाथों से करूँगा। जुरैश के कहने की देर थी कि पुलिस ऑफ़िसर ने उसके दूसरे गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिसके नतीजे में उसका होंठ फटकर खून रिसने लगा था। अब बोल, क्या बकवास कर रहा था, हैं? बोल, तू हमें मारेगा? औकात क्या है तेरी? बल्कि बल्कि एक ज़रूरी बात तुझे बतानी थी। इसके होंठ से खून का कतरा अपने हाथ में लेते अफ़सर ने महज़ूज़ अंदाज़ में कहा। क्या नाम है तेरी बीवी का? हाँ, अब्र शहबाद। कमाल अदाकारी करते पुलिस अफ़सर के लहजे में शैतानियत घुली तो सुरेश ने अब्रिश का नाम सुनते अपने बंधे हुए हाथों को ज़ोर से खींचा। अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो मैं तेरी ज़ुबान खींचकर कुत्तों को खिला दूँगा, बेगैरत आदमी। गुस्से से खोलते सुरेश ने कुर्सी को झटका देकर उठने की कोशिश की तो उसके एक हाथ की रस्सी ढीली पड़ने लगी। सजावल शाह ने तेरी बीवी को कैद करने का इरादा कर लिया है, लेकिन तू फ़िक्र मत कर, वो इसे निकाह नहीं करेगा बस। कुछ रातों का शौक और अभी पुलिस ऑफिसर ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि सुरेश अपनी पूरी कुव्वत लगाते रस्सियों का जोर तोड़कर कुर्सी से उठा और उसका गिरबान पकड़ते एक जोरदार मुक्का उसके नाक पर दे मारा। जुरेश जासिम की इज्जत पर हाथ डालने से पहले उसके हाथ टूट जाएंगे और तेरा तो आज इस दुनिया में आखिरी दिन है। दोनों सिपाहियों ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की तो इसने इन दोनों को धक्का दिया और पुलिस ऑफिसर को नीचे लटाते इसकी जेब से पिस्टल निकालते उसकी कनपटी पर रखी। मुझे मारकर तो सीधा फांसी चढ़ेगा और तेरे मरने के बाद तेरी बीवी हमेशा के लिए सजावल की मलकियत में आ जाएगी। इसलिए मुझ पर गोली चलाने की हमाकत मत करना। जुरेज को खुद पर हावी होता देखकर पुलिस ऑफिसर ने घबराते हुए इसे रोकना चाहा तो जुरेज उसके ऊपर से उठा और पलट कर देखा। जहां एक सिपाही पिस्टल का रुख उसकी जानिब किए ट्रैगर पर हाथ रखने के करीब था। जुरेज ने एक नज़र उसे देखा, फिर पीछे पुलिस ऑफिसर पर नजर डाली जो अब लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। सर की पिस्टल इन्हें वापस करो, वरना मैं तुझ पे गोली चला दूँगा। सिपाही ने उसे धमकी दी तो उसने सिपाही के हाथ की हरकत देखते पिस्टल ज़मीन पर फेंकते अपने हाथ बुलंद कर लिए और इसके साथ ही सिपाही ने ट्रिगर को दबाते पे 3 गोलियां मुकाबले के सीने में पेवस्त की थीं। वो एक दिलखराश चीख मारते ज़मीन पर गिरा और कुछ देर दर्द से बिलबिलाते होशो खरात से हमेशा के लिए बेगाना हो गया। पिस्टल की आवाज़ पर बाहर से पुलिस इंस्पेक्टर्स एक साथ अंदर की तरफ दौड़े लेकिन जिस सिपाही ने गोली चलाई थी उसके हाथ से पिस्टल छूटकर ज़मीन पर गिरते उसे पत्थर का बुत बना गई थी। अभी उसे लेटे कुछ देर ही हुई थी कि फ़ोन की रिंगटोन ने उसकी कच्ची नींद में खलल पैदा कर दिया। चेहरे से तकिया हटाते उसने बैठने की कोशिश की तो सर में टीस से उठने लगी। दीवार पर लटकी घड़ी दोपहर के 2 बजा रही थी। उसने हिम्मत करते साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर कुछ देर सोचने के बाद कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगा दिया। हेलो मिस्टर ब्रिशफाद। दूसरी तरफ से हसास-प्रसास लहजे में उसे मुखातिब किया गया तो उसके वजूद से नींद का खुमार उतरा। कौन? आवाज़ की शरारत को महसूस करते उसके ज़हन में खतरे की घंटी बजी थी। आप मुझे भूल गईं, यानी आप सजावल शाह को भूल गईं। इसके बाद तो आप सज़ा की मुस्तहिक हैं। दूसरी तरफ से हलावत भरे लहजे में कहा गया तो उसकी गर्दन में गिरती उभरी। एक्सक्यूज़ मी, आप में शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? आइंदा मुझे मफ़ूत मत करिएगा वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। गुस्से से कहते उसने अपने लब भींच लिए थे। अरे! इतना गुस्सा? मैंने तो आपको पेंटिंग बनवाने के लिए फ़ोन किया है। क्या आप अपने क्लाइंट से ऐसे बात करती हैं? दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो जाने के डर से सजावल ने बात का रुख मोड़ा और साथ ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं फ़िलहाल मसरूफ़ियत की वजह से कुछ असर मुसव्वरी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप किसी और आर्टिस्ट से राब्ता कर लें। धोटोक अंदाज में कहते अब्रश ने फ़ोन बंद करते मेज़ पर रखा तो सजावल के माथे पर शक्लें उभरीं। यही घर है ना सुरेश का? गाड़ी इस तंग गली के आखिरी कोने में लाते उसने सफेद दरवाजे की तरफ देखते हुए बैठे साथ आदमी से पूछा जिसने अपनी मूंछों को ताव देते सर अस्पात में हिला दिया। तुम मुझसे चंद कदम के फासले पर हो मिस ब्रिश, लेकिन मैं फिर वक्त अंदर आकर तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। इस मामूली से घर को देखते उसने अपने दिमाग में शैतानी मंसूबा बनाया और फिर जेरे लब मुस्कुराते गाड़ी मोड़ने लगा, जबकि इसके साथ बैठा शख्स लैपटॉप खोले मुसलसल किसी की मालूमात निकालने में मसरूफ था। उफ! एक तो ये तस्वीर। फ़ोन से फ़ारिग होते उसकी नज़र दीवार पर लगी सुरेश की तस्वीर पर पड़ी तो इसका दिमाग घूमने लगा।
सफ़ेद कुर्ते और पजामे में मलबूस जुरेज जासिम कांधे पर स्याह चादर ओढ़े मध्यम सा मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखों में एक जुनून था जो अब्रिश को बेड से उठकर उसकी तस्वीर के करीब आने पर मजबूर कर गया। काश मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़कर तुमसे तुम्हारी बेवफाई का सवाल कर सकूं। तुमसे निकाह के बाद मैंने गजदान को अपने दिल से निकाल फेंका था, क्योंकि मैं तुमसे खयानत नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी खातिर मैंने गजदान को अजियत दी, उसे हद बार धुतकार दिया। मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गायब हो गए। उसने अपने कद से ऊंची तस्वीर से उसकी तरफ शिकायत की, जैसे वो हकीकत में उसे सुन रहा हो। मैंने तुम्हारी वजह से बहुत ताने सुने हैं, तुम्हारी वजह से बहुत अजियत सही है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमको तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। अपने वजूद की हिफाजत इस तरह की है जैसे कोई पंछी अपने घर की हिफाजत करता है। न जाने क्यों, हालांकि मुझे तुमसे शदीद नफरत है। अपने जज्बात को जबान देते वो नफरत के लफ्ज पर खुद भी उलझ सी गई। अब्रिश बेटा, उठ जाओ, खाना तैयार है। तभी नफीसा बेगम ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते आवाज लगाई तो जुरेज के अक्स से नजरें हटाते दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाओ, मैंने बिरयानी बनाई है, जुरेज की फेवरेट डिश है। तुम्हें भी बनाना सिखा दूंगी। बीवी अपने शोहर के लिए खाना बनाना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। सुबह की बातों का असर जाहिर करने के लिए वो मुलायम से लहजे में बोली तो अब्रिश ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। वो जानती थी कि नफीसा बेगम इसकी फूफो होने से पहले जुरेज की माँ है, और उसका जुरेज के लिए नफरत भरा लहजा इन्हें इससे बेसार भी कर सकता था। तभी इन्हें खुद से बदगुमान करने की बजाय उसने अपने होंठ सी लिए थे। क्या सोच रही हो? चलो आओ। और तुम्हें बिरयानी के साथ रायता पसंद है या नहीं? मसरूफ से अंदाज में उसे बुलाते उन्होंने पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। हाँ, जुरेज को भी नहीं पसंद था, लेकिन वो सलाद शौक से खाता था और चाय के बगैर तो उसकी जिंदगी अधूरी। नफीसा बेगम मजीद भी कुछ कह रही थी, मगर अब्रिश के कानों में उनकी आवाज मध्यम होते होते खत्म हो गई। वो फकत उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर जुरेज की मोहब्बत और उसके लापता होने का गम वाज़ेह था। उसे मालूम था कि वो यहाँ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए आई है, लेकिन अब उनसे उसको हमदर्दी होने लगी थी। फूफो, उसने खामोशी का लिबादा उतारते उन्हें पुकारा। हाँ बेटा। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। अगर औरत शादी से पहले किसी नामहरम की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, तो क्या वो बुरी औरत होती है? न जाने कितने अरसे से अपने आप को मुजरिम कर तानते उसे आज अपना ज़ब्त टूटता हुआ महसूस हुआ तो बेख्तियार पूछ बैठी। नहीं, लेकिन शादी के बाद उसे हकीकत को तस्लीम करके अपनी ज़ात को अपने शोहर के लिए खालिस कर लेना चाहिए। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुख्तसर सा जवाब देते नफीसा बेगम ने पूछा। वैसे ही, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इनके जवाब से मुतमईन होते उसने बाथरूम का रुख किया, जबकि नफीसा बेगम कितनी ही देर शकूक व शुबहात में घिरे वहीं खड़ी रही थी।